स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने पाथ आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय जोहार है सभी दोस्तों को। दोस्तों, हमारी जो है वो CGPSC प्री 2023 का क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग जो है वो इंडियन सेक्शंस के और CG सेक्शन के बहुत सारे जो प्रश्न हैं, है ना, और उन प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा वो सिलेबस कवर करने का प्रयास आपके लिए किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने पुराने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नए प्रश्नों पर जो है वो डिस्कस किया है और उसके आधार पर आपके लिए ये सीरीज तैयार की है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्रश्न में हमने कई सारे प्रश्न जो है वो कवर किए हैं और पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए, इस प्रकार से हम लोगों ने ये सीरीज चलाई है, ठीक। तो आपका भी बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार हमको प्राप्त हो रहा है। आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोल रहे हैं सर इस सीरीज से लाभ हो रहा है। तो ये सीरीज आपके लिए ही है, आप इसको पूरा का पूरा देखिए और वॉच कीजिए। इसका PDF जो है वो नीचे टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाता है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा पार्ट था CG हिस्ट्री। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, गिरीश साहू सर ले रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। और करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो इंडियन सेक्शन का करंट अफेयर्स है उसमें बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर पूरे साल भर का करंट अफेयर करने में बहुत टाइम लगता है, तो कैसे करें। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज के जो चल रहा है करंट अफेयर का, लास्ट में जो हसीब सर ये सीरीज लेकर आते हैं और इसमें से 90% तक जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर होते हैं। और आप चाहे साल भर पढ़िए तब भी आप 10 में से 8 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, ठीक है। तो उतना जब एक महीने के 15-15 मिनट के सेक्शन में हो जाता है, 10 वीडियो देखने से हो जाता है, तो इतना समय उसको देने के बजाय आप मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है, 4-5-6 वीडियो हो चुका है और उसका पूरे के पूरे वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आप सभी उससे लाभ उठाइए, आपके नज़दीक जो है वो एग्ज़ाम के समय में ये चीज़ें बहुत आपके काम आएंगी, ठीक है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास कवर किया हुआ है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आधुनिक इतिहास का फर्स्ट पार्ट मैंने लाइव लिया था, आज उसी क्रम का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए आज की सीरीज जो है क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरिया विद्रोह के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए या विचार कीजिए। मेरिया विद्रोह आप जानते ही हैं, है ना। तो इससे संबंधित पहला, नरबलि प्रथा को समाप्त करना था इसका कारण। दूसरा था अंग्रेजों द्वारा कर में वृद्धि। तीसरा था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना। और ऑप्शन है आपके पास केवल एक सही है, केवल 1 व 2 सही हैं, 1, 2 व तीनों सही हैं और सभी गलत हैं, ठीक है। तो देखिए आप विचार कीजिए, आप बिल्कुल ये मत सोचा कीजिए कि सर ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। मैं ऐसा सोचिए कि मैं बिल्कुल आपके समक्ष हूँ, आपके सामने हूँ और आप उस हिसाब से उत्तर दें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। देखिए मेरिया विद्रोह का जो समय है दोस्तों वो है 1842 से लगाकर 1863 तक, ठीक है। कब हुआ था? 1842 से लगाकर 1863 तक। इसके समय शासक, आपको जो मेन चीजें ध्यान रखनी है, इसके समय शासक या राजा कौन था? तो भूपाल देव था। कौन था? भूपाल देव। महिपाल देव का पुत्र भूपाल देव इस समय शासन कर रहा था, ठीक। आप ध्यान रखेंगे मेरिया विद्रोह जो हुआ था वो बस्तर अंचल में, आप सभी को जानकारी होगी, बस्तर अंचल में जो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है, उस दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी। नरबलि मतलब, नर मतलब मनुष्य और बलि मतलब बलि देना। तो उसको बंद करने के लिए हुआ था। उसके संदर्भ में दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजों ने उस पर एक रिपोर्ट मंगवाई थी। मैकफर्सन ने इसकी जांच की थी कि वास्तविक में वहां पर
नर की बलि दी जाती है क्या? तो जांचकर्ता कौन था यहां पे? मैकफरसन। ये जांच करता था दोस्तों, याद रखेंगे, है ना, जांच करता था। और जांच करवाने वाला या इसको इस विद्रोह का दमन करने वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैंपबेल था। मैकफरसन ने इसकी जांच की, और मैकफरसन ने इसकी जांच की और बताया कि माटी पूजा और एक पूजा होता है ताड़ी पेन्नू, ये दो पूजा के रस्म हैं जहां पर क्या किया जाता है, नर की बलि दी जाती है। ऐसा किसने बताया? मैकफरसन ने बताया। तो यहां पर मराठों ने एक सेना की टुकड़ी रख दी थी 22 साल के लिए। कहां पर? दंतेश्वरी मंदिर में। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर में सेना की टुकड़ी रख दी थी 22 साल के लिए। और इसी को आदिवासियों ने जो है वो क्या समझा, हमारी संस्कृति, हमारे पूजा पाठ में अंग्रेज जो है हम दखल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने वहां के पुजारी से मिलकर इसका क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। और इस विद्रोह का नेता जो था हिडमा मांझी था दोस्तों, याद रखेंगे विद्रोह का नेता कौन था? तो हिडमा मांझी। ठीक है, 22 साल के लिए सेना रख दी। अब क्या करें? तो अब इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और वहां पर जो उस समय दीवान था वामन राव था, है ना, और ये जंगल से निकलकर, दलगंजन सिंह को हटाकर वामन राव को दीवान बनाया गया था। जंगल से निकलकर इन लोग विद्रोह करते हैं, अंग्रेजी सेना को, मराठों की सेना के साथ इनका झड़प होता, मारते और फिर छिप जाते थे। ये जो चल रहा था विरोध, इससे बहुत तकलीफ में थे मराठे और अंग्रेज। तो इन लोगों ने फिर वामन राव ने एक पत्र लिखा कैंपबेल को कि भैया ये इस प्रकार से नहीं समझ, हमको तेज तर्रार ऑफिसर चाहिए, कोई ऐसा ऑफिसर चाहिए जो इस विद्रोह को दबा सके, है ना, जिससे लोग डरे, भयभीत हों। और उस क्रम में फिर वहां पर भेजा गया, रायपुर के उस समय तहसीलदार थे शेर खां को वहां पर भेजा गया। नाम से ही स्पष्ट था शेर खान, है ना। तो वो यहाँ पर आया और बहुत ही क्रूरता पूर्वक, मतलब जितने लोग मिले आदिवासी, उनको मारना, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बलात्कार करना, बहुत क्रूरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया था। और अंततः जो है वहां पर नरबली प्रथा जो है वो समाप्त हो गई थी। हालांकि हम लोग देखें तो ये अंग्रेजों का या मराठों को के लिए देखें तो ये इनका उद्देश्य सही था। मेरिया विद्रोह का उद्देश्य जो है वो सही था, बट उसको जिस हिसाब से लागू किया गया, उसका संचालन जिस हिसाब से किया गया, वो एक गलत मैसेज गया था। ठीक है, तो इसको एक चीज याद रखना है, दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। नेतृत्वकर्ता कौन थे? हिडमा मांझी। राजा कौन था? भूपाल देव। कब हुआ? 1842 टू 1863 के बीच हुआ था। ठीक, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं बनेंगे और इसका आंसर तो आप देख ही लिए होंगे, नर बलि प्रथा को समाप्त करना। केवल एक सही है, ठीक है, तो आप आंसर लगाते हुए चलिएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न देखें, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा किसमें? टेलीग्राम लिंक आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस विद्रोह को छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को चिपको आंदोलन कहा जाता है? तो चिपको आंदोलन किसको कहा जाता है? बहुत ढंग से देखिए, किसको? लिंगागिरी विद्रोह को, कोई विद्रोह को, परलकोट विद्रोह को, या तारापुर विद्रोह को? किस विद्रोह को कहा जाता है दोस्तों? ठीक, तो इसमें देखिएगा चिपको आंदोलन किस विद्रोह को कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोई विद्रोह को। हमारा जो आंसर होगा कोई विद्रोह होगा। ठीक है, कोई विद्रोह हुआ कब था? अब इससे संबंधित चीजें आप जानते होंगे। 1859 को था क्या कोई विद्रोह? देखिए दोस्तों, जब नीलू पंत ने आक्रमण किया और जब वो हार गया था दलपत देव के समय, तब से उन लोगों ने बंजारे भेजे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बंजारा मतलब व्यापारी जो व्यापार करते थे, नमक और कपड़ा यहाँ पर देते थे, यहाँ से बहुमूल्य चीजें जो है वो ले जाकर
बेचते थे, उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, तो इसी क्रम में यहाँ पर बहुत सारी बेशकीमती लकड़ियाँ थी, साल के, सागौन के, बहुत सारी लकड़ियाँ। तो उन लकड़ियों को अंधाधुंध कटाई चल रहा था और इनका जो विश्वास था आदिवासियों का, उनमें देवी देवता का वास मानकर उनकी पूजा करते थे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। तो विरोध किसने किया, अगर नेतृत्वकर्ता देखें तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले प्रथम नंबर थे नांगुल दोरला। नांगुल दोरला, ठीक। ये क्या था, तो ये फोते कला का जमींदार था, फोते कला का जमींदार था। दूसरा था जुग्गा राजू। जुग्गा राजू ये क्या था, तो ये भेज्जी का जमींदार था, भेज्जी का जमींदार। तीसरा क्या, कौन थे, तो तीसरे थे आपके राम भोई। राम भोई, तो ये भोपाल पट्टनम के जमींदार थे। कहाँ के, भोपाल पट्टनम। अच्छा, ये हुआ तो 1859 में था। इसके समय बस्तर का शासक कौन था, बस्तर का शासक कौन था, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर बता सकते हैं तो नीचे आंसर देंगे। बस्तर का शासक कौन था, देखिए भैरम देव था। बस्तर का शासक कौन था, भैरम देव। भैरम देव, भैरम देव का शासनकाल 1853 टू 1891 तक, है ना। तो भैरम देव था, ठीक। इन तीनों ने मिलकर जो है साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए एक विद्रोह आरंभ कर दिया, ठीक है। और इसने नारा दिया, क्या नारा दिया, एक सिर बराबर एक साल वृक्ष, एक साल वृक्ष बराबर एक सिर का नारा दिया। मतलब आप हमारा एक सिर काट रहे हैं, अगर आप वृक्ष काट रहे हैं तो एक सिर बराबर होगा, इस प्रकार का नारा दिया। और इस विद्रोह को संचालन करना चालू कर दिया। जहां जहां पर इसके ठेकेदारी व्यवस्था चल रही थी, लकड़ी कटाई ठेकेदार नियुक्त किए जाते थे हैदराबाद के निजाम द्वारा, तो उनको रोकना और उनको यहाँ से भगा दिया गया। और यहाँ पर रसद पूर्ति करने वाले बंजारों को भी लूट लिया गया। और इस प्रकार से इन लोगों ने विद्रोह का संचालन किया। तो यहाँ पर जब विद्रोह हुआ तब अंग्रेजों के ये अस्मिता के खिलाफ था। अंग्रेज बोले हमारी बेइज्जती हो गई, है ना, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग इसके आगे झुक गए, अगर एक लकड़ी काट के भी नहीं ले पाए तो फिर क्या मतलब। तो फिर इन लोगों ने इनिशिएट किया, बहुत सारे जगह से इनिशिएट हुआ। और सबसे मेन जो इसमें भूमिका निभाई थी, जो इसके दमनकर्ता के रूप में उभरे थे, वो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे, सी ग्लासफर्ड, ठीक है। कैप्टन सी ग्लासफर्ड जो है वो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने फिर इसको बंद करने के लिए, लकड़ी कटाई कंटिन्यू जारी रखने के लिए गनमैन नियुक्त कर दिए, सैनिक भेज दिए। अब एक जो लकड़ी काटने में लगा रहता था, उसके आसपास 4 सैनिक गन लेके खड़े रहते थे ताकि कुछ घटना न घट जाए। और जब ये हुआ तो हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे वो और गुस्सा हो गए और उन्होंने जो सैनिकों द्वारा और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो लकड़ी टाल लगाए गए थे जहां सैनिक रखे गए, उनको मारना चालू कर दिया। और टाल के टाल को आग लगा दिया गया, वहां पर नियुक्त सैनिकों को मार दिए, जिंदा जला दिए। इतना भयावह तरीके से इसको संचालन किए कि वो सिरोचा का जो डिप्टी कमिश्नर था उसकी हालत खराब हो गई अंग्रेजों की। और अंग्रेजों ने, ये पहला विद्रोह था जो सफल रहा था। अंग्रेजों ने फिर वहां पर लकड़ी कटाई बंद कर दी थी। ये पहला विद्रोह जो आप कह सकते हैं कि सफल रहा था, ठीक है। तो याद रखेंगे कब हुआ, 1859। शासक कौन था, भैरम देव, नांगुल दोरला, जुग्गा राजू और एक राम भोई इसके नेतृत्व करता थे। बस्तर में हुआ था कोई विद्रोह। कोई का अर्थ आदिवासी में होता है दोस्तों, पर्वतों में रहने वाले। आदिवासी भाषा में कोई का अर्थ होता है पर्वतों में रहने वाले लोग। तो इतना चीज आप इस विद्रोह से ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासी विद्रोह और उसके दमनकर्ता सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। सुमेलित नहीं है। मेरिया विद्रोह मैकफरसन, कोई विद्रोह कैप्टन सी ग्लासफर्ड, मूरिया विद्रोह मैक जॉर्ज और परलकोट विद्रोह कैप्टन पेबे।
तो यहाँ पर हम लोग देखें, अब भी मैंने बात की कि मेरिया विद्रोह जो था उसकी जांच की थी मैकफर्सन ने, ठीक है। मेरिया विद्रोह की जांच की थी मैकफर्सन ने, ये इसका दमनकर्ता नहीं था। दमनकर्ता कौन था मेरिया विद्रोह का? कैंपबेल, ठीक। तो ये मेरिया विद्रोह हमारा आंसर सही हो जाएगा, मेरिया विद्रोह, ठीक है। कोई विद्रोह के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, 1859 में हुआ था भैरमदेव के शासनकाल में। मौर्य विद्रोह भी 1876 में हुआ था भैरमदेव के शासनकाल में। परलकोट विद्रोह पर हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा की हुई है, 1824-1825 में महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और परलकोट विद्रोह में धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था, जबकि मौर्य विद्रोह में आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था संकेत के रूप में। कैसे किया जाता था आप लोगों ने डिटेल क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, है ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर हो गया मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह के जांच करता थे मैकफर्सन और इसका दमन करता था कैंपबेल। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की हुई थी, ठीक है। तो आया मेरे ख्याल से समझ में। नई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मौर्य विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। मौर्य विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप एक बार लगाइए दोस्तों। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, आप आंसर तब तक लगाइएगा। चलिए, पहला है अंग्रेजों की निरंकुश नीति एवं गोपी कपड़नाथ का आतंक। पहला कारणों में शामिल नहीं है, नहीं है पहले तो ये देख लीजिए नहीं है कि है। दूसरा देखिए मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे। तीसरा देखिए आदिवासियों में व्याप्त असंतोष। और चौथा है अंग्रेजों द्वारा की गई कर में वृद्धि। तो प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है पूछा है। तो देखिए अंग्रेजों की निरंकुश नीति एवं गोपी कपड़नाथ का आतंक बिल्कुल सही है। मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे कारणों में थे। आदिवासियों में व्याप्त असंतोष भी था और अंग्रेजों द्वारा की गई कर में वृद्धि। देखिए अगर इसमें से आपको आंसर चुनना है दोस्तों तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष का एक कारण कर में वृद्धि भी थी, ठीक है। लेकिन ये मुख्य कारणों में शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा। कारण तो थी लेकिन मुख्य कारणों में शामिल नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। हालांकि यदि देखिए आदिवासियों में असंतोष इसका मेन कारण तो कर में वृद्धि थी, बेगारी प्रथा थी, बहुत सारे रीजन यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर निरंकुश नीति एवं गोपी कपड़नाथ का आतंक, बिल्कुल गोपी कपड़नाथ जो यहाँ का दीवान था वो बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, ठीक है। ये क्या करता था, लोगों को पकड़वा देता था और मुंशी आदित्य प्रसाद से इसको दंड दिलवाता था। यहाँ का मुंशी कौन था? आदित्य प्रसाद, जो न्यायालय का कामकाज देखता था, उससे ये दंड दिलवाता था। और बहुत ही ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार करते थे, जो चाहे बेगारी हो, कुछ भी कम मजदूरी हो, ये बहुत ज्यादा इन लोगों ने शोषण वहां पर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके विरोध में जो है वो ये मौर्य विद्रोह हुआ था। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो राजा है, राजा की निरंकुशता, वो मतलब वो जनता से मिलता ही नहीं था, है ना। और इसके आगे भी और विद्रोह हुआ, तो इसके कारण आदिवासियों ने फिर वहां पर विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? झाड़ा सिराहा के नेतृत्व में। हम लोगों ने चर्चा की, झाड़ा सिराहा के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। उसी समय क्या हुआ दोस्तों, बॉम्बे में एक इनके राजा अंग्रेजों के आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। उससे मिलने के लिए जो है वो यहाँ पर राजा जाने वाला था, ठीक है। भैरमदेव उससे मिलने के लिए जाने वाला था। तो यहाँ पर इसने सोचा कि गोपी कपड़नाथ तो ऐसे ही हम पर आतंक बरसाता है, शोषण करता है आदिवासियों ने, अगर ये हमको छोड़कर चला गया तब तो ये हमारी जान ही ले लेगा। तो इन लोगों ने विरोध किया, उसको मना किया। किसको? राजा को। राजा को जो सामान लेकर चलने वाले 18 लोग थे, उन लोगों ने सामान फेंककर विद्रोह कर दिया और राजा से विनती की कि आप मत जाइए। और वहीं पर थोड़ा सा झड़प हुआ। गोपी कपड़नाथ, जो कपड़नाथ था, गोपीनाथ कपड़दार,
उसने गोली चालन का आदेश भी दे दिया था। ये जो विद्रोह था बहुत डिटेल है। ये विद्रोह जो था शांतिपूर्ण विद्रोह था, निशस्त्र विद्रोह था, लेकिन बहुत भयंकर रूप में इसका जो है वो विस्तार हुआ था। अंततः राजा जो नहीं गया और अपने जगदलपुर में आ गया, जगदलपुर में सभी लोग एकत्रित हुए और जगदलपुर को सारे आदिवासियों ने उसके महल को घेर लिया था, वो निकल नहीं पा रहा था वहां से। तो यहाँ पर दो लोगों ने गद्दारी की थी, एक वहां का राजगुरु था और एक थी महारा महिला। इन दोनों के सहयोग से वहां का पत्र जो है वो बाहर पहुंचा और फिर मैक जॉर्ज ने बहुत अच्छे तरीके से इसका दमन किया। हालांकि कोई विद्रोह नहीं हुआ था, कोई विद्रोह मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुई थी, शांतिपूर्वक था। 8 मार्च को फिर मूरिया दरबार लगाया गया और सारी चीजें यहाँ पर सेटलमेंट करवाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा है, इसका डिटेलिंग अगर एक एक चीज पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा। हालांकि ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है और आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या वहां पर घटनाएं हुई थी। बस आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो तीनों सही हैं, ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर गलत है, प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। अगर नेतृत्वकर्ता पूछे झाड़ा सिराहा कब हुआ था? 1876 में। दमनकर्ता कौन थे? मैक जॉर्ज। और मूरिया दरबार इसी के समय लगा था, कब लगा था? 8 मार्च 1876 को। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। राजा कौन था? तो भैरमदेव राजा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। प्रश्न थोड़े से ज्यादा हम करने का प्रयास करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5, भूमकाल विद्रोह के संबंध में असत्य कथन है। भूमकाल का विद्रोह आप जानते हैं, भूमि का काल 1910 में हुआ था भूमकाल का विद्रोह। ठीक है, राजा कौन था? अच्छा, इसके क्या पूछा है संबंध में? असत्य कथन। कथनों पर पहले विचार कर लेते हैं। इस विद्रोह के नेता लाल कलिंदर सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर आदि थे। आप विचार करिए, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, आप विचार करिए। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बस्तर में मूरिया राज्य स्थापित करना था। मूरिया राज्य स्थापित करना था। इस विद्रोह की शुरुआत पूसपाल बाजार को लूटकर हुई थी। ठीक, इस विद्रोह में आदिवासियों की जीत हुई थी। ठीक, तो आप इन प्रश्नों पर विचार करें। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। इस समय जो शासक था रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव, ठीक है, शासन था 1921 तक ये यहां पर शासन कर रहा था। देखिए दोस्तों, रुद्र प्रताप देव के समय बहुत सारी घटनाएं हुई थी, इस वजह से यहां पर भूमकाल का विद्रोह हुआ। देखिए, भूमकाल के विद्रोह अभी 15 नंबर में भी पूछा गया था मेंस में, है ना। तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन उतना डिटेल करेंगे तो 1.5-2 घंटा तो यहीं चले जाएगा, है ना। तो उतना डिटेल नहीं, मैं छोटी सी पृष्ठभूमि बना देता हूँ। एक्चुअल में भूमकाल का विद्रोह या कोई भी विद्रोह सडनली नहीं हो जाता है ना। उसके पीछे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण रहते हैं। अगर अभी ही आपको बोला जाए चल वहां जाके विद्रोह करना है जय स्तंभ चौक में, तो ऐसे उठ के नहीं चले जाएंगे। वहां पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी, क्या हो रहा है, क्यों विद्रोह करना है, उसका रीजन क्या था, उसके संबंध में सही करने के लिए कार्य किया गया है, नहीं किया गया, बहुत सारी उसकी परिस्थितियां जो है वो निर्मित होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्रोह एकदम सडनली से हो जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। और भूमकाल विद्रोह की भी एक अपनी कहानी थी। एक्चुअल में जब हुआ था 1876 का मूरिया विद्रोह निशस्त्र विद्रोह था, और इन लोग आदिवासी ये समझने लग गए थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये आ गया था कि इन लोगों को अपनी मांगे मनवाना है तो हमको इस प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, आंदोलन करने से ये लोग झुक जाएंगे और हमारी बातें मान लेंगे, वो भी एक बड़ा रीजन था। दूसरा बड़ा रीजन था राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। राजा रुद्र प्रताप देव जो था वो अल्पवयस्क था, उसी के समय से ही उसको शासन मिल गया था, है ना, 6 वर्ष की आयु में ही। उस समय एक दीवान था आलमचंद, है ना, आलमचंद दीवान था। उसके बाद रामचंद्र देव जो है वो दीवान बना था। तो इसके बाद फिर बैजनाथ पांडा, और बैजनाथ पांडा जो ही था वो मुख्य कारण था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई थी। ठीक है, बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई। किसके द्वारा लागू की? 2-3 चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई,
अनिवार्य शिक्षा। अब अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो एक अंग्रेज अधिकारी था फैगन और था गेयर, अंग्रेज अधिकारी थे। इनके सहयोग से यहाँ पर जो है अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई। अब अनिवार्य शिक्षा से इनको क्या परेशानी थी? आप जानते हैं कि आदिवासी जनजाति लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलने, मतलब बाहरी समाज से ये पृथकता बनाए रखते थे अधिकतर, है ना। अभी तो कुछ इनका विकास हुआ है, मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन ये दूर रहते थे। अब दूर रहते थे मतलब ये पहाड़ों वनांचलों में रहने वाले लोग, है ना, विकास की मुख्य धारा से दूर। तो इन लोग जो आधुनिक शिक्षा पद्धति को इतनी आसानी से अपनाने को तैयार नहीं थे। वैसे भी किसी के जीवन में आप सडनली परिवर्तन कर देंगे तो वो उसको अपनाएगा नहीं। आप ही की उदाहरण ले लें, अगर आप रोज डेली 8 बजे सोकर उठते हैं और आपको कह दिया जाए कि कल से 4 बजे उठना है, क्या होगा? हवा टाइट हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो उसका सही पद्धति किसी भी जगह में कोई भी चेंजेस करने का ये रहता है कि वो स्लोली स्लोली हो। 8 बजे उठ रहे हो तो उसको 7:30 बजे करें, 7 बजे करें, फिर दूसरे महीने 6 बजे करें, फिर तीसरे महीने 5, फिर इस क्रम में होगा तब वो परिवर्तन उसके लिए स्वीकार्य है। लेकिन आप बोलोगे 8 बजे को सीधा 4 बजे उठ और दौड़ने चल, नहीं हो पाएगा। फिर वो विद्रोह कर देगा, नहीं जाओ जा, क्या करना है कर, है ना, सुतन दे, और 10 बजे सो के उठेगा। ठीक, तो इसी प्रकार आदिवासी अपनी संस्कृति, इन लोग की संस्कृति ही इनकी पहचान है, तो ये अपनी संस्कृति से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते। इनका जो घोटुल होता था, जो युवक युवतियों का संग्रह मिलन घर जो होता था, वहां पर इनकी शिक्षा एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित की जाती है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर करना ये था कि इनको लागू करने से पहले इनसे सलाह मशवरा, लेकिन जबरदस्ती लागू कर दिया गया और यहाँ पर पालकों पर प्रेशर बनाया गया कि बच्चों को भेजे। बहुत सारी चीजें हुई थी। दूसरा चीज हुआ था, वनों को आरक्षित कर दिया गया। इसी के समय ही क्या कर दिया गया? वनों को आरक्षित। अच्छा, वनों को आरक्षित किसने किया था? तो वनों को आरक्षित किया था दोस्तों बैजनाथ पांडा ने। वहां का जो दीवान था बैजनाथ पांडा, उसने वनों को आरक्षित कर दिया। अब देखिए, वनों से ही इनका जीवन, अभी भी देखें तो 90% इनका जीवन जो है वनों पर डिपेंड रहता है। वनों से जो कंदमूल, लकड़ियां, जीव जंतु इनको प्राप्त होते हैं, उन्हीं पर ही इनका जो है वो पालन पोषण होता था। अब आप वनों को आरक्षित कर दिए, मतलब आप वन में जा नहीं सकते, वन से लकड़ी ले नहीं सकते, कंदमूल फल ला नहीं सकते, तो फिर कैसे चलेगा? तो ऐसे में ये विद्रोह का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बना था। और भी कारण थे, मैं सारे कारणों पर डिस्कस करूंगा दोस्तों तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। जैसे रानी सुवर्ण कुंवर की उपेक्षा, इसकी जो 2 रानियां थी भैरमदेव की, रानी जुगराज कुंवर और रानी सुवर्ण कुंवर। तो रानी सुवर्ण कुंवर की उपेक्षा की जा रही थी, राजमाता के पद पर थी और राजमाता को वहां के किसी भी कार्य के लिए कोई भी सलाह नहीं ली जाती थी। लाल कलिंदर सिंह वहां का राज परिवार का सदस्य था, वो यहाँ पर दीवान बनना चाहता था, लेकिन उसको नहीं बनाया जा रहा था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड कर रही थी और इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो हुआ था क्या? भूमकाल का विद्रोह। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें मौर्य राज्य स्थापित करना था। बिल्कुल मौर्य राज्य स्थापित करना चाहते थे, ये चाहते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखे ना सुपर 30 आप, है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। ठीक, तो ये चाहते थे मौर्य दरबार मौर्य राज्य स्थापित करना। बिल्कुल सही है। इस विद्रोह की शुरुआत पूसपाल बाजार को लूट कर हुई थी, एकदम करेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखें, इस विद्रोह में आदिवासियों की जीत हुई। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इस विद्रोह में आदिवासियों की जीत हुई ही नहीं थी। इस विद्रोह में तो अंग्रेजी सरकार जीती थी। क्यों? बहुत सारे रीजन थे। पहला, विद्रोह को नेतृत्वकर्ता नहीं मिला। नेतृत्वकर्ता रानी सुवर्ण कुंवर को तत्काल ही जिस दिन विद्रोह हुआ, अंग्रेज यहाँ पर आए, उसको नजरबंद कर दिया गया। लाल कलिंदर सिंह को तड़ी पार कर दिया गया, इस क्षेत्र में आप आना ही मत। तो यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व करता ही नहीं मिला। ठीक है। दूसरा, इनके पास संचार के माध्यम का अभाव था। अंग्रेजों को अगर सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो उसके पास गाड़ी मोटर थे, स्टार्ट किए पहुंच गए, लेकिन इनके पास नहीं था, है ना। यहाँ पर हथियार, उच्च आधुनिक हथियार थे, ठीक है, और आदिवासियों के पास पारंपरिक हथियार थे।
तीसरा, इनके पास पूरी तैयारी थी, हथियारों का जखीरा था, लेकिन आदिवासियों के पास यदि देखें तो उनके हथियार जब चेक हुआ, उनके घरों की जब तलाशी ली गई तो जब्ती की गई तो अर्ध विकसित हथियार थे, मतलब हथियार भी पूरी तरह बने हुए नहीं थे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट में है। तो इस कारण से आदिवासियों की इसमें हार हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। और असत्य कथन पूछा है, यही कथन होगा जो हमारा असत्य होगा। तो इस प्रकार से एसेशन रीजन में प्रश्न बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप बहुत ढंग से तैयारी करें, चीजों को समझते हुए चलेंगे तो सारे प्रश्न आप ले पाएंगे। चलिए, तो बताइए, एक बार थम्स अप कीजिए, आनंद आ रहा होगा तो, है ना। एक बार सूचित जरूर करेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है दोस्तों, और आपका प्यार हमारे कमेंट से मिलता है। तो बिल्कुल आप कमेंट किया कीजिए। सुधार अगर करना है तो भी बताइएगा, और कुछ आपके मन में विचार हो तो वो भी प्रेषित कीजिएगा। स्वागत है आपके सभी विचार, अभिनंदन है आपके सभी विचारों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय रतनपुर भोसला के शासक कौन थे? अच्छा, रतनपुर के भोसला वंश के शासक कौन थे? पहला है रघुजी तृतीय, दूसरा है अप्पा साहब, तीसरा है बिंबाजी भोसले, ये व्योंको जी भोसले हैं। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों धमधा के गोंड राजा का विद्रोह? ठीक, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह 2 बार हुआ था, और पहली बार जिस हिसाब से ऑप्शन यहां पर दिया गया है, यहां पर बिंबाजी भोसले करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिंबाजी भोसले क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बिंबाजी भोसले का कार्यकाल आपको पता ही है, 1757 से लगाकर, या कहीं कहीं पर 58 दिया हुआ है, 57 में मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो अगला शासक नियुक्त होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आकर वो 58 तक आप मान के चलिए, 1787 तक इसने शासन किया था। और उसके बाद फिर बिंबाजी भोसले जब यहाँ आए तो धमधा का जो गोंड राजा था वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई दूसरा, कोई मराठा यहाँ पर आके हम पर शासन करे। हम लोग स्वतंत्र हैं, है ना। वो चाह रहा था हम स्वतंत्र रहें, जैसे भी है ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये तो मराठों को बर्दाश्त करने योग्य है ही नहीं। तो धमधा के गोंड राजा ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह, क्योंकि बिंबाजी बहुत सरल किस्म का राजा था, ज़्यादा लड़ाई झगड़े पर विश्वास वाली रणनीति नहीं अपनाई इसने बिल्कुल शांतिपूर्वक कार्य किए हैं, है ना। रतनपुर के महाराज को आते ही पेंशन उनका शुरू करना, बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं, है ना। इनके समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है रतनपुर में। ठीक है, एक न्यायालय की स्थापना इसमें की गई थी। आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें इसके बारे में। तो बिंबाजी जब भोसले यहाँ पर आए तो धमधा के गोंड राजा को ये नागवाज गुजरा और उसने टैक्स देने से मना कर दिया। तो बिंबाजी भोसले ने सेना की एक टुकड़ी धमधा के लिए रवाना की, और जैसे ही धमधा के गोंड राजा को यह पता चला कि भोसला शासक इसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो इसने अपनी पत्नी के साथ जल समाधि ले ली। ठीक है, मैं बोलता हूँ जी, खुद जल समाधि लेता तो ठीक था, पत्नी के साथ जल समाधि ले ली, मतलब मैं डूबा था तो हूँ मौसन डूब, है ना। आजकल के पत्नी मनुष्य नहीं, जल समाधि लेवा दी, लेवे नहीं। ठीक है, तो तुमन एक्सपीरियंस वही कहीं जल रहा है ना। तो वो जल समाधि ले लिया था। बाद में उसके पुत्र ने क्या किया, बाद में उसके पुत्र ने सेटलमेंट कर लिया था और उसके अधीन शासन कर रहा था। फिर एक बार और विद्रोह हुआ था, जब यहाँ पे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट जनरल पी वॉस एगेन्यू कैप्टन, जो यहाँ पर ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट था, तब फिर से एक बार विद्रोह हुआ था 1828 से 25 लगाकर, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। बिंबाजी भोसले थे गोंड राजा के विद्रोह के समय रतनपुर के भोसला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। कौन सा किला? ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। विजयगढ़ का किला, मातिनगढ़ का किला, पेंड्रागढ़ और मदनगढ़, है ना।
कई बार तो नहीं लेकिन एक दो बार ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये है मदनगढ़ दोस्तों। यहाँ पर मदनगढ़ के किले के 5 क्षेत्र मोहम्मद खां तारान को दिए गए थे सैन्य सेवा में सहायता के बदले। ये 200 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिकों का जो है वो सेनापति होता था, और इसी की सेवा के बदले मोहम्मद खां तारान को जो है वो दिया गया था 5 जगह। एक था अकलतरा, दूसरा लवन, तीसरा खरौद और मदनपुर, और 5वां है कीकरदा। भाई कीकरदा वाला कीकरदा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 जगह इसको दिए गए थे। आपसे एक और इसी से लगा हुआ प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, खरौद की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर सभी लोग देंगे, हालांकि आप देख तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेकिन आपका आंसर नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप जैसा आपको अच्छा लगे करिए, लेकिन आंसर देने का प्रयास करिएगा कि खरौद की स्थापना इसको बसाया किसने था, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से लगाकर 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे। इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है 87 से लगाकर 1818 तक सूबेदार के पद पर थे? भास्कर पंत, केशव गोविंद, विट्ठल दिनकर या बीकाजी गोपाल? तो ये कौन थे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। पहला कौन था दोस्तों मराठा सूबेदार? तो ये था महिपत राव दिनकर। दूसरे कौन थे? विट्ठल राव दिनकर। तीसरे थे भवानी कालू। चौथे थे केशव गोविंद। उसके बाद बने इसके नाम भी तो अजीब है, बिंकोजी पिंडरी दारो। इसके बाद बने बीकाजी गोपाल, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर सखाराम हरी। इसके बाद नेक्स्ट थे सीताराम टाटिया। और अंतिम थे यादव राव दिवाकर या दिनकर, मिलता है कई जगह, तो ध्यान रखेंगे। ये 9, हालांकि 8 मुख्यतः थे, लेकिन आप ये 9 के 9 नाम याद रखेंगे। अब इसमें देखिए कौन दिख रहा है, केशव गोविंद है बिल्कुल, विट्ठल राव दिनकर है बिल्कुल, बीकाजी गोपाल है बिल्कुल। भास्कर पंत नहीं दोस्तों, भास्कर पंत तो इसका सेनापति था जिसने 1741 में रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो भास्कर पंत इसमें शामिल नहीं है। BCD वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन BCD बिल्कुल करेक्ट आंसर है। BCD बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी, ठीक। एक ए है महिपत राव दिनकर ने, बी है केशव गोविंद ने, सी है यादव राव दिवाकर ने, और डी है PP खेरगड़े ने, ठीक। तो आप सभी जानते हैं कि सूबा पद्धति की शुरुआत तो वैसे व्यंकोजी भोसले ने की थी, और यहाँ पर जो प्रथम सूबेदार था, इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर आपको प्रश्न के अनुसार लेना पड़ेगा, तो ये की थी महिपत राव दिनकर ने। इसका आंसर क्या होगा?
महिपत राव दिनकर ने सुबा पद्धति की शुरुआत की थी। महिपत राव दिनकर 1787 से ये एक्चुअल में बन गया था, लेकिन आया था यहाँ पे शुरुआत की 88 में, और 1788 से 90 तक ये यहाँ पर रहा था। क्या? सूबेदार। ये सूबा पद्धति क्या थी? देखिए दोस्तों, जो नागपुर वाला क्षेत्र था, है ना, ये हमारा गलत बन गया, चलिए आपको समझाने के लिए है, ठीक है, ये समझ लो ये छत्तीसगढ़ है और इधर नागपुर वाला क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र में कोई आकर, है ना, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र, उस समय मराठे ये समझते थे कि यहाँ पर आदिवासी हैं, जंगली लोग रहते हैं, कि हमको इन लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी, जंगली लोग हैं, है ना, वहां जाने से क्या मिलेगा, शासन करने वाले जैसा वहां पर कुछ है चीज नहीं है, यहाँ हम लोग हाईटेक सिटी में रहते हैं, ऐसा इनका विचार था, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, बोली लगवाई। क्या बोली लगवाई? यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे, सेठ लोग थे, उनको बोली लगवाई गई कि ये वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ दक्षिण कोस्टल, यहाँ पर कौन जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स की बोली लगाता था, टैक्स देगा, सालाना टैक्स देगा, और सारे अधिकार सूबेदार को दंड देने का अधिकार था, मृत्यु दंड भी दे सकता था, तो सारे अधिकार प्राप्त थे। तो यहाँ से यहाँ पर बोली लगाई जाती थी, और जो ज्यादा बोली लगाता था वो छत्तीसगढ़ आता था, और छत्तीसगढ़ में फिर वो सूबेदार बन जाता। छत्तीसगढ़ में क्या कहलाता था? वो सूबेदार कहलाता था। ठीक है, ये सूबा पद्धति यहाँ पर प्रारंभ की गई। हालांकि महिपत राव दिनकर, देखिए आप कई सारी जानकारियां हैं दोस्तों जो आपसे शेयर करनी रहती हैं, लेकिन समय का भी अपना सीमित एरिया है। ठीक, महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार था, लेकिन क्या, आपसे एक प्रश्न है, क्या ये महिपत राव दिनकर भी बोली लगाकर, प्रॉपरली बोली लगाकर यहाँ आया था? जरा कमेंट में देखूं इस बार कितने लोग जवाब देते हैं, है ना, कि ये प्रथम सूबेदार तो था, लेकिन वास्तविक में सूबेदार था, और क्या ये बोली लगाकर आया था? जितने भी लोग हैं आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, लेकिन जब ये आया तब उस समय जो वास्तविक सत्ता का केंद्र था वो आनंदीबाई के हाथ में था, जो बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी। एक्चुअल में वो चिमड़ा जी भोसले को जो है वो बनाना चाहता, जो उसके बिम्बाजी भोसले के भाई मुधोजी भोसले का जो है पुत्र था, उसको ये यहाँ पर शासक बनाना चाहता था। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी घटी, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप बताएंगे कि यह सूबेदार था, इसने क्या बोली लगाकर यहाँ पर आया था, या क्या परिस्थितियां थी, आप बताइएगा। ठीक है, केशव गोविंद के बारे में जानते हैं, पिंडारियों ने इसी के समय आक्रमण किया, और यूरोपीय यात्री कोलब्रुक जो है इसी के समय, केशव गोविंद के समय यहाँ पर आया था। ठीक, यादव देवराव दिवाकर अंतिम जो है वो सूबेदार था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए आगे और भी प्रश्न आएंगे, तो उससे जितनी जानकारियां हो सकती हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने अंग्रेज अधिकारी सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए हैं? अच्छा, यहां पर अप्पा साहब ने जब बगावत कर दी दोस्तों, तो यहाँ पर रघुजीत तृतीय जो अल्पवयस्क थे उनको यहाँ का शासक बनाया गया था। ठीक है, और अल्पवयस्क शासक बना दिया गया, और उसके अंदर रहकर अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, इसका मतलब ये था कि भैया अगर कुछ हुआ, कुछ राज्य में कुछ घटना घटित हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी तो रघुजीत तृतीय की है, और सारा मलाई जो है वो कौन खाएगा? तो वो हम लोग खाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फिर वैसी रहिए जैसे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, इसके बाद देखिए, तो उसी समय जो अधिकारी अब नियुक्त हो रहे थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक कहा गया। 1818 से लगाकर 1830 तक जो है वो अधीक्षक यहाँ पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? सही उत्तर चुनिए, बोल रहे कौन कौन से थे। यहाँ पर देखिए, पहला है कैप्टन एडमंड। क्या ये था क्या? बिल्कुल था। ये तो प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट था। ठीक है, ये प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट था दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे।
इसके बाद कर्नल पी वॉन्स एगेन्यू, ये भी बिल्कुल था, इसके सेकंड था पी वॉन्स एगेन्यू। कैप्टन हंटर ये भी थे, और कैप्टन मिस्टर सैंडिस ये भी थे। तो ये चारों के चारों आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, चारों के चारों आंसर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। कैप्टन एडमंड थे, कैप्टन एगेन्यू, उसके बाद कैप्टन पी वॉन्स एगेन्यू भी थे, है ना। उसके बाद कैप्टन हंटर थे, उसके बाद मिस्टर सैंडिस आए, है ना, और मिस्टर सैंडिस के बाद मिस्टर विल्किंसन आए, उसके बाद अंतिम था मिस्टर क्राफर्ड। तो इन सभी लोगों ने यहाँ पर शासन किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। एडमंड 1818 में ये नियुक्त जरूर हुआ था, लेकिन उसी साल ही इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, पद पर रहते हुए, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड कर्नल पी वॉन्स एगेन्यू 1818 से 25 तक इसने यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त रहे थे। ठीक है, तो चारों के चारों जो हैं वो सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। अब इसमें सही आंसर कौन सा है, तो आप देख लिए होंगे, ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रथम सुपरिटेंडेंट था। तो अब भी मैंने बताया, इस पर चर्चा की है, कौन था, कैप्टन एडमंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैप्टन एडमंड से जुड़ी कुछ बातें आप जान लीजिए, अब आ गया है तो ये प्रथम सुपरिटेंडेंट था, कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। और एक बात, इसी के समय दोस्तों डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था। ठीक है, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह इसी के समय हुआ था। अब इसने बड़ी कूटनीति से इसको सॉल्व किया था। डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह जब हुआ तो कैप्टन एडमंड ने खैरागढ़ के जो जमींदार थे उससे सहायता मांगी और उसको कहा कि इसका विद्रोह दबाने में आप हमारी सहायता कीजिए और इसके बदले हम आपको डोंगरगढ़ की जमींदारी दे देंगे। इंडिया को बर्बाद जितना इंडिया वालों ने किया ना, उतना अंग्रेजों ने नहीं किया है। यहाँ तो लालच के मारे कई लोगों ने, आप हिस्ट्री में देखे होंगे, सत्ता की लालच, पैसों की लालच के लिए स्वाधीनता को बेच दिए गए थे। ठीक है, तो ये था, अब जैसा भी था, आज आप लोग हैं, आप लोग के हाथों में हमारे देश का भविष्य है ना। आगे आप इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी से लोगों के हित में कार्य करिएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। चलो, तो डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, फिर खैरागढ़ के जमींदार और अंग्रेजों ने मिलकर इसको प्रॉपरली दबा दिया था। ठीक है, तो डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किसके समय हुआ था, कैप्टन एगेन्यू के समय। कैप्टन हंटर कुछ समय के लिए रहा, मिस्टर विल्किंसन भी कुछ समय के लिए उसी साल बस रहा। कैप्टन एगेन्यू, पी वॉन्स एगेन्यू ने बहुत सारे जो है वो कार्य किए हैं। आगे प्रश्न आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे। सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। ठीक है, मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। बिल्कुल ठीक है, उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की। देखिए ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सुपरिटेंडेंट के पद पर रहते हुए मेजर एगेन्यू ने राजधानी को स्थानांतरित की थी। बिल्कुल रतनपुर से रायपुर लेकर आए थे दोस्तों राजधानी को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, बिल्कुल 27 परगने थे, उस परगने को 27 परगनों को इन्होंने 8 परगनों में बांट दिया था, बाद में एक और बना दिया गया, टोटल 9 परगने यहाँ पर थे। ठीक है, इसके अलावा इसने पटेल का पद समाप्त किया था। ठीक है, पटेल का पद समाप्त किया था और अमीन, पंड्या, बरार पांडे और पोतदार जो खजांची है उसका पद नवीन पदों का सृजन किया था। प्रशासनिक ढांचे का बिल्कुल पुनर्गठन इन्होंने किया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अनियमित सेना का जो है वो गठन किया था, 3000 घोड़े लेकर एक अनियमित सेना यहाँ पर इन्होंने बनाई थी। ठीक, बहुत सारी चीजें और भी इन्होंने कैप्टन एगेन्यू ने की थी। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे चलते हैं ताकि और सारे प्रश्न हम ले पाएं, है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा इसने पंचायत व्यवस्था स्थापित की थी। बिल्कुल नहीं, इसने कोई पंचायत व्यवस्था स्थापित नहीं की थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? ठीक है, तो कलचुरी काल से दो पद जो चले आ रहे थे उसमें कौन सा पद बना रहा? अभी मैंने बताया ये पटेल का पद इसने समाप्त कर दिया था, गौटिया का जो पद था वो बना रहा था। ठीक है, कमा मिजदार और फडणवीस तो मराठा शासन के पद थे, तो बिल्कुल गौटिया का जो पद है वो बना रहा था और पटेल का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और भी आएंगे इसके अधिकारी से लेके जो पद हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों का निर्माण हुआ? अच्छा, यहाँ पर ये ताहूदारी का निर्माण के संबंधी पूछा जा रहा है। ताहूदारी पूछा जा रहा है, तालुकेदारी नहीं पूछा जा रहा है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्या पूछा जा रहा है? ताहूदारी। तो ताहूदारी क्षेत्र जो होता क्या था? ताहूदारी क्षेत्र वो होता था दोस्तों जो इस समय बंजर भूमि होती थी, बंजर या त्याज्य भूमि, जिसको त्याज्य किया गया है, जहां पर फसल अब नहीं हो रही है। इन भूमियों को किसी ऐसे अमीर व्यक्ति को दे दिया जाता था जो इस पर क्या करे, इसको सुधार कार्य करके इस पर फसल बोने लायक इस जमीन को बनाए। इसमें इनको टैक्स से जो कंसेशन भी दिया जाता था कि आप टैक्स नहीं पटाएंगे बल्कि इन जमीनों को क्या करिए, सुधार करिए। बाद में फिर कुछ समय के बाद ये अलग अलग लोगों के हाथों में गया और फिर टैक्सेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो ये जो क्षेत्र होता था, जिस बंजर भूमि जिस पर कार्य करके अमीर लोग इसको बनाते थे, क्या उपजाऊ जमीन बनाते थे, इस क्षेत्र को ताहूदारी क्षेत्र कहता था। ठीक है, और क्षेत्र का जो मालिक होता था, जो इसको सही करता था, वो ताहूदार कहलाता था। तो छत्तीसगढ़ में ताहूदारियों से कई बार प्रश्न पूछा गया है। टोटल 7 ताहूदारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आप लोग देखेंगे कौन कौन से। तो पहला हुआ है दोस्तों मिस्टर सैंडिस के काल में। ठीक है, मिस्टर सैंडिस के काल में हुआ है। कौन सा? तो पहला लोरमी कब हुआ है? तो 1826। और दूसरा है आपका तरेंगा, ये कब हुआ है? तो 1828। ठीक, दूसरा हुआ है मिस्टर सैंडिस के काल में। उसके बाद रघु जी तृतीय के काल में। कौन सा? तो एक सिरपुर कब हुआ? 1843। और दूसरा है लवन, ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1848। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखें कब हुआ? तो चार्ल्स सी एलियट, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट के काल में। कौन कौन सा बना? तो ध्यान रखेंगे, पहला संजारी, सिहावा, दूसरा संजारी, और तीसरा है खल्लारी। और ये सभी कब बने हैं दोस्तों? तो ये सभी के सभी 1858 में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों का निर्माण हुआ? तो सिहावा, संजारी और खल्लारी का निर्माण हुआ है। तो 1 का, 3 का और 4 का। लोरमी का दोस्तों 1826 में हुआ है मिस्टर सैंडिस के काल में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 2 इसका आंसर नहीं होगा। तो 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी हमारा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है और आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करते हुए चलेंगे दोस्तों। कमेंट बिल्कुल कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।
स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, इस राज्य में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? धुर्वाराम माड़िया, प्रवीर चंद भंजदेव, वीर नारायण सिंह और माधवराव सप्रे। मेरे ख्याल से सभी का आंसर सही आना चाहिए और ये आंसर है वीर नारायण सिंह और एकदम करेक्ट आंसर है। वीर नारायण सिंह का संबंध दोस्तों सोना खान विद्रोह से है। मैं रफली सोना खान विद्रोह के बारे में आपको बता देता हूं। सोना खान जमींदार, कर मुक्त जमींदारी थी जिसको बहारेंद्र शाह, कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह ने जो है वो प्रदान किया था। ठीक है, किसको? बिसैया ठाकुर, जो इसके पूर्वज थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चूंकि ये टैक्स मुक्त थी, कर मुक्त थी, इसलिए अंग्रेजों के नजर में खटका हुआ था क्योंकि ये पैसा नहीं देते थे और अंग्रेजों को चाहिए पैसा, और जो पैसा नहीं दिया उसको कर दिया भैंसा। ठीक है, तो ये पैसा नहीं देते थे और जो टैक्स नहीं देता लोग उनसे जुड़ना चाहते, इनके अंतर्गत बहुत सारी जमींदारियां आ गए, बहुत सारे गांव आ गए थे। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह ने जो है उस समय, जब 1856 की बात है, अकाल पड़ी थी दोस्तों, और अकाल पड़ी थी तो वो सोना खान विद्रोह उसी समय हुआ था। सोना खान का जमींदार था वीर नारायण सिंह। इसने जो है वो माखन बनिया, इसके पास में एक जमींदारी थी, माखन बनिया से अनाज उधार मांगा क्योंकि उसमें भूखमरी की स्थिति आ गई थी, बच्चे बुजुर्ग औरतें भूख से मर रही थी, जो इससे देखा नहीं गया और इस वजह से अनाज इन्होंने मांगा, लेकिन उन लोगों ने अनाज देने से इनकार कर दिया। तब इसने जो है वो एक पत्र लिखा था उस समय अंग्रेज अधिकारी को और कहा था कि हमारे यहाँ अनाज नहीं है भाई, आप अनाज दे दीजिए, है ना। चार्ल्स इलियट को पत्र लिखकर कहा। चार्ल्स इलियट ने इसका जवाब दिया कि चूंकि पैसा मिल नहीं रहा था तो इसकी मदद करने का सवाल ही नहीं उठता, वो तो मौके की तलाश में था कि कब इसकी जमींदारी को हथिया लिया जाए। तो इसने लेटर का जवाब दिया कि मरते हैं तो मर जाएं, मौत तो कुत्तों की भी होती है। इडियट का जवाब था, मैं इलियट नहीं कहना चाहता, अब चार्ल्स इलियट का जवाब था कि मरते हैं तो मर जाए, मौत तो कुत्तों की भी होती है। तो इस प्रकार से वीर नारायण सिंह के मन में जो है वो फिर क्रोध की भावना आई और उन्होंने जो है माखन बनिया के यार पूरे गांव को ले जाकर वहां पर जो है वो क्या कर दिया गया, एक्चुअल में नहीं आई थी। वो देखा दोस्तों उसके सामने, आंखों के सामने बुजुर्ग मर रहा है खाने के लिए, बच्चे मर रहे हैं, तब उसकी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया और उसने फिर इनिशिएट किया कि वो गया गांव वालों को लेकर और माखन बनिया के गोदाम से जो है वो 1402 शायद हैं, 1402 या 1450 ऐसे कुछ रुपए का अनाज वहां से लूट लिया था। ठीक है, लूट लिया था मतलब गांव में बांट दिया था। लेकिन उसने पत्र लिखकर बता भी दिया था कि भैया नेक्स्ट जो फसल होगा मैं दे दूंगा, सारी चीजें व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन अंग्रेज इसी मौके की तलाश में थे। इधर माखन बनिया ने जैसे ही बताया ऐसा ऐसा हो गया, तुरंत इसको पकड़ने के लिए आदेश जारी हो गया और आदेश का पालन करने के लिए कैप्टन स्मिथ और लेफ्टिनेंट नेपियर 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। प्रथम बार इसको गिरफ्तार कर लिया गया 24 अक्टूबर को, कहां पर? संबलपुर में। ये पुरी की यात्रा के लिए जा रहे थे, उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया 24 अक्टूबर 1856 को, और 28 अगस्त 1857 को ये वहां से सुरंग बनाकर भागने में स्टार्ट हुआ और सोना खान में फिर स्मिथ को ऑर्डर दिया गया जिंदा या मुर्दा लाओ। और फिर बहुत सारी यहाँ पर घटनाक्रम चली है। चूंकि क्लासेस का समय को देखते हुए मैं चाहता हूं कि और भी क्वेश्चन हम लोग कर लें, इसीलिए सीधा मैं मुद्दे पर आता हूं कि सोना खान में फिर इसको पकड़ लिया गया। 2 दिसंबर को इसने सरेंडर किया, 5 तारीख को चार्ल्स इलियट की अदालत में प्रस्तुत किया गया 5 दिसंबर 1857 को, और 10 दिसंबर 1857 को उसको फांसी दे दी गई। और फांसी भी ऐसी, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो अभी मेकाहारा है वहां के सामने सेंट्रल जेल है ना, सेंट्रल जेल। और यहां से जब हम निकलते हैं तो घड़ी चौक होते हुए ये आता है दोस्तों जय स्तंभ चौक। जय स्तंभ चौक, अब आप जानते ही हैं जय स्तंभ चौक को। अब इस समय आप रोड बना हुआ है चिकना, ठीक है, रोड बना हुआ है चिकना, तो आप देखे होंगे। ये बात की जा रही सन 1857 की, जब रोड का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, मुरुंग गिट्टी वाला रोड था। सेंट्रल जेल से इसको कैदी के भेष में बाहर निकाला गया वीर नारायण सिंह को। 6 घोड़ों की, कितने घोड़े थे दोस्तों? 6 घोड़ों की क्या तैयार की गई? एक बग्गी, बग्गी मतलब रथ समझते हैं,
और इस रथ में अंग्रेज का अधिकारी सवार था, ठीक है। और यहां पर रस्सी से बांध के वीर नारायण सिंह को नीचे जमीन में लिटा दिया गया था और घसीटते हुए, यहां से घसीटते हुए इस बग्गी में जय स्तंभ चौक तक इसको ले जाया गया था। इसके शरीर के चिथड़े निकल गए थे, मतलब इसकी मृत्यु। आपको सोचो, यहां से 10 मीटर कोई जमीन में घसीट दे, आपका प्राण बाहर आ जाएगा। वहां मुरुम गिट्टी वाले रोड में जय स्तंभ तक घसीटना, बहुत बेदर्दी से इनकी मृत्यु हुई थी। ये मर गए थे। मरने के बाद डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया था, इतने दूर तक कौन बचेगा जी, पूरा सारा मांस बाहर आ गया, सर्टिफाइड कर दिया गया। लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने इनके शरीर का एक एक पुर्जा काटा, ठीक है। सॉरी, पहले अंग्रेजों ने इनको फांसी दी मरे हुई स्थिति में उसी, और मरने के बाद फिर इसके शरीर को काटकर एक एक अंग को तोप से उड़ाया गया था। मतलब इतने गुस्से में थे अंग्रेज, ये सूचना देना चाह रहे थे कि हमसे अगर कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो हम उसको चुटकी में मसल कर रख देंगे और दोबारा कोई विद्रोह ना किया जाए। हालांकि हुआ इसका उल्टा, तुरंत ही खड़े हो गए एक और विद्रोही, है ना। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे आप लोग। वीर नारायण सिंह जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1920 में बीएनसी मिल्स राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी। ये बहुत ही विवादित मुद्दा है और इस पर बहुत सारे जो हैं वो पुस्तक अलग अलग अपनी राय देते हैं। हालांकि मैं यथार्थ के स्वरूप आपको रखते हुए मैं ये बता रहा हूं कि ये विद्रोह जो है वो 37 डेज चला था, लेकिन एक बार इसका आंसर 36 हमारे आयोग द्वारा लिया जा चुका है, ठीक है। 37 दिनों तक चला था ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 36 हो तो 36 को ही ज्यादा प्राथमिकता दे, क्योंकि इसका आंसर लिया जा चुका है। 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स था राजनांदगांव में। इस हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल जी ने, है ना। ठाकुर प्यारेलाल जी के संबंध में हम लोगों ने कई बार चर्चा की। 21 दिसंबर 1891 को इनका जन्म दईहान नामक गांव में, राजनांदगांव में हुआ था। वकालत की शिक्षा पूरी करने के बाद ये राजनांदगांव आते हैं और राजनांदगांव में ये शाम को टहलने के लिए इनके जाने की आदत थी। शाम को टहल रहे थे तो ये डेली देखते कि वहां से मजदूर जो है वो कार्य करके 6-7 बजे वापस आते रहते थे। तो ऐसी चर्चा चली तो मजदूरों से इन लोगों ने पूछा कि आप कितने बजे जाते हैं, क्या स्थिति है। तो बताया कि सुबह 5 बजे जाते हैं और ऐसा ऐसा है, मजदूरी कितनी है तो इतनी है। तो वो जो कहानी उन्होंने सुनी उनके हृदय को द्रवित कर गई ठाकुर प्यारेलाल जी के, और ठाकुर प्यारेलाल जी के ने ठान लिया कि इनका जो है हम इनके लिए कुछ किया जाए, इनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, मतलब लड़ा जाए, ठीक है, मजदूरों के हित में कुछ किया जाए। तो इन्होंने जो है वहां पर मजदूरों को संगठित किया और संगठित करके 1920 में जो है एक व्यापक हड़ताल कर दी। 3 मांगे थी। एक था कि वेतन के दर में वृद्धि हो, ठीक है, कार्य करने के समय में कमी हो, और एक उचित माहौल, कार्य करने के जगह पे उचित माहौल हो, मतलब मेडिकल फैसिलिटी हो, आदि आदि वहां पर सुविधाएं। 3 मांगों को लेकर इन्होंने जो है वो हड़ताल की थी, जो व्यापक रूप से 37 डेज तक चली थी। 36 आंसर लिया गया है। हालांकि 3 हुए थे 1920, उसके बाद 1924 और 1937, और तीनों में ही ठाकुर प्यारेलाल जी ने जो है वो क्या किया था, नेतृत्व किया था, और तीनों ही हम लोगों ने विजय किए थे। एक को छोड़कर थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, बाकी सभी का परिणाम उचित रहा था। तो ये याद रखेंगे बीएनसी मिल्स राजनांदगांव श्रमिक हड़ताल को, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको कई सारे मैंने इसमें भी फैक्ट बता दिए हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल और दूसरा स्थान। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल लोग दिए हुए हैं और इसके स्थान कहाँ से शामिल हुए थे ये दिया गया है। आपको उचित क्या इसको सुमेलित करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था दोस्तों? तो सबसे पहले तो इसी को ही समझ लें। व्यक्तिगत सत्याग्रह वो सत्याग्रह था, उस समय क्या हो रहा था कि लोग, जो हमारे नेता थे, आंदोलन के नेता एक साथ एक जगह सत्याग्रह करने पहुंच जाते थे, तो सभी के सभी लोगों को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो सभी जो नेतृत्व करता थे
नेता जो थे हमारे उन गिरफ्तार हो जाते तो आंदोलन धीमा पड़ जाता था। तो इस समय गांधी जी ने एक जो है वो विचारधारा रखी थी कांग्रेस कमेटी के समझ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाए। कांग्रेस का बंबई में जो अधिवेशन हुआ था वहां 17 अक्टूबर को इसको पास कर दिया गया, अक्टूबर में इसको पास कर दिया गया और 17 अक्टूबर से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हो गया था। ठीक है, और हमारे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहे जाते हैं आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे को ही प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था ये 22 अक्टूबर सन 1940 से। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे बिल्कुल एक पौनार से इन्होंने जो है वो क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना की, प्रारंभ किया था। यति यतनलाल जैन ने रायपुर से किया था दोस्तों। रायपुर से एक और थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ये भी रायपुर से थे। और यति यतनलाल जैन। राम गोपाल तिवारी ये बिलासपुर से थे। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर भाग लिए थे। यहां पर बात करें रत्नाकर झा। रत्नाकर झा दुर्ग से। ठीक है, रत्नाकर झा कहां, तो रत्नाकर झा दुर्ग। अब ये रत्नाकर झा के साथ एक और व्यक्ति थे, वो थे घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो यहां पर उचित जो बन रहा है वो बन रहा है अ का फर्स्ट, ब का थर्ड। अ का फर्स्ट सभी में, ब का थर्ड केवल फर्स्ट में है, इसको याद रखेंगे। ए ही हमारा आंसर हो सकता है। अब स का 4 देख लीजिए, स का 4 बिल्कुल है और द का 2 ये भी बिल्कुल है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, इसके अलावा और भी लिखा गया था, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगी तान। ये तीनों जो लिखा गया है वो कहां से, तो ये लिखा गया है दोस्तों बिलासपुर जेल से लिखा गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बिलासपुर जेल। एक्चुअल में बिलासपुर राजनीतिक परिषद का जो सम्मेलन हुआ था कहां पर, बिलासपुर में, सनिचरी पड़ाव में। ठीक है, अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने इसकी अध्यक्षता की थी, आप जानते होंगे। ठीक है, वहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भाषण दिया था। 1921 की बात कर रहा हूं मैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक ओजस्वी भाषण दिया था, तो अंग्रेजों ने वहां पर लाइट काट दी थी, और लाइट काटी तो और भी ओजस्वी भाषण दिए कि जिस प्रकार तुम लोगों ने हमारी लाइट काट ली है, तुमको हम लोग यहाँ से भगा देंगे, यहाँ पर तुम्हारी लाइफ लाइन काट देंगे, है ना। तो इस प्रकार सा ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय फिर उग्र आंदोलन हो गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने एक वहां पर जुलूस भी निकाला था। ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर में लिखी थी। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर पर्वत की अभिलाषा, और नेक्स्ट है पूरी नहीं सुनोगे तान। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बिलासपुर जेल में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम क्या था। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम, तो ये था जियालाल त्रिपाठी। बिल्कुल ये सही आंसर होगा, जियालाल त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अगले सेशन में फिर से हम पूरे चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। काफी विस्तृत रूप से आपको सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी। मंटोरा बाई, मुटकी बाई, भुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। ठीक है, तो पहला देखिए, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना,
दूसरा देखिए असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह। तीसरा देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह। और डी है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा कातने हेतु। तो आप सभी इसको आंसर मेरे ख्याल से जानते हैं, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना देने के हेतु। इन्होंने दोस्तों कीका भाई, रायपुर में कीका भाई की दुकान के आगे धरना दिया था। कीका भाई दुकान, नेतृत्व करता थे इनके साथ केतकी बाई और रुक्मणी बाई, इनके साथ इन्होंने धरना दिया था और इसी के कारण इनको क्या कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। इसको याद रखेंगे, ठीक है। विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना दिया गया था कीका भाई की दुकान के आगे, ठीक। तो ये था दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न। इस 20 में एक एक में 10-10 मिले हैं। आप बिल्कुल 20 के हिसाब से मत देखिए, उससे संबंधित और भी जानकारी आपको दी जा सकती है, लेकिन आपके पास आपके समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये पूरा सेशन, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा आपका। आप पुराना जो है वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा, ठीक। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देंगे। आप तो लाइक भी नहीं करते दोस्तों, थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता। आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगे वो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आपको पीडीएफ और जानकारी जो है वो डायरेक्ट वहाँ से भी मिल सके, ठीक। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।